कम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित राठी फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने सब्जेक्ट इंजीनियरिंग फिजिक्स में। जैसा कि आप जानते हैं, इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला इस बार लेकर आए हैं, जिसका नाम है माधव श्रृंखला। इस श्रृंखला में हम आप लोगों को 11 क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं और ये श्रृंखला एक पार्ट वाइज में हम कवर कर रहे हैं और आज हम इस श्रृंखला का 10वां भाग कवर करेंगे। और हर श्रृंखला में जैसा कि आप जानते हैं कि हम 11 क्वेश्चंस लेकर आते हैं। तो इन 11 क्वेश्चंस का उद्देश्य है कि आपको आपकी जो फिजिक्स है वो यूनिट वाइज सारे क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आप देखते हैं वो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। लगभग 8 से 10 क्वेश्चंस पेपर के जो क्वेश्चन है सेक्शन ए के वो हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हुए हैं। तो उससे होगा क्या कि आपको जब क्वेश्चंस पेपर देने आप जाएंगे, एग्जाम हॉल में बैठेंगे, तो आपको वहाँ पर जो क्वेश्चन हमने कराए हैं एज इट इज़ वहीं पर देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आप उठाकर देखें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को, या फिर आप इस सीरीज को अगर स्टार्टिंग से देख रहे होंगे, तो आपने एनालाइज किया होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, बार बार आपको रिपीटेशन देखने को मिल रहा होगा उन क्वेश्चंस का। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर आप क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करके उनको भी अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। इससे पहले हमने 9 पार्ट इसके कर लिए हैं, आज हमारा ये 10वां पार्ट है और एक पार्ट और इस सीरीज का आएगा, यानी कि 11वां पार्ट। तो लगभग हम इन 11 सीरीज को मान के चलें तो 121 क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर अप करेंगे, जो कि मैं मानता हूँ सेक्शन ए को स्ट्रॉन्ग नहीं बहुत बेहतर करने के लिए इनफ है। ये क्वेश्चंस कहीं पर भी आपको कोई भी समस्या क्रिएट नहीं होने देंगे। और दूसरा उद्देश्य इस सीरीज का ये था, स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया कि हम इस सीरीज के माध्यम से आपकी पूरी फिजिक्स को, क्योंकि अब आप ऐसी स्टेज पर हैं कि आपने लगभग 4 यूनिट अपने कॉलेज में या अपने लेवल पर पढ़ ली होंगी, ठीक है। तो आपकी वो चारों यूनिट यानी कि पूरा फिजिक्स जो है वो आपका रिकॉल होता जा रहा है हर सीरीज में। आधे घंटे की लगभग सीरीज होती है, तो उससे आप पूरी फिजिक्स को एक बार में रिकॉल कर लेते हैं एक प्लेस पर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना श्रृंखला। और श्रृंखला का पहला क्वेश्चन है, आज हमने श्रृंखला का शतक भी लगा लिया है, यानी कि हमारा 100th क्वेश्चन आज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो 100वां क्वेश्चन क्या कहता है? 100वां क्वेश्चन कह रहा है कि राइट डाउन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर। तो पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है? आई होप इसका एक डेरिवेशन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने उसको भी पढ़ा होगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है यूनिट वाइज और डेरिवेशन वाइज भी आप सारी चीज़ें वहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर हम इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, किसके? पॉइंटिंग वेक्टर के, तो पॉइंटिंग वेक्टर जनरली हमको क्या चीज़ बताता है? पॉइंटिंग वेक्टर हमें जनरली बताता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कैसे होता है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो यही फिजिकल सिग्निफिकेंस में आपको लिखना है। तो किस तरीके से आप लिखेंगे? तो अगर हम बात करें तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर जैसे रिप्रेजेंट एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है उसके एनर्जी फ्लक्स डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है पॉइंटिंग वेक्टर। इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द एनर्जी फ्लो इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो एनर्जी फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। मेजर पावर पर यूनिट एरिया, यानी कि पर यूनिट एरिया जो क्लोज सरफेस है उसमें पर यूनिट एरिया से जो भी पावर हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उसको मेजर करता है पॉइंटिंग वेक्टर। डेस्क्राइब द एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन द इलेक्ट्रिक एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है उसको डेस्क्राइब करता है आपका पॉइंटिंग वेक्टर। और लास्ट में अगर हम बात करें तो यूज टू कैलकुलेट द एनर्जी कंजर्वेशन इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम्स, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम्स में एनर्जी कंजर्वेशन को कैलकुलेट करने में यूज किया जाता है पॉइंटिंग वेक्टर का। इस पर आपके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में। अगर आपने यहाँ पर इस यूनिट के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल फॉर्म में किए होंगे तो आपको पता होगा कि पॉइंटिंग वेक्टर्स में जो आपका फॉर्मूला होता है उससे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या एनर्जी भी वो पूछ लेता है न्यूमेरिकल फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपके फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गए पॉइंटिंग वेक्टर के। चलिए आई होप ये 100th क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं 101वें क्वेश्चन पर, ठीक है। तो 101 क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट हैपन्स इफ द स्लिट
इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न। मतलब डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो आपको लाइट मिल रही है या फिर जो यूज आप लाइट कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ अगर स्मॉलर है, मतलब उस स्लिट की जो विड्थ है वो स्मॉलर है वेवलेंथ से उस लाइट की, तो क्या इफेक्ट हमारे पैटर्न पर पड़ेगा। तो जनरली अगर हम बात करें तो डिफ्रैक्शन जो है वो मोर क्लियर दिखाई देगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम एंगुलर स्प्रेडिंग की बात करें, जो एंगुलर स्प्रेडिंग होती है डिफ्रैक्शन पैटर्न में वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और उस वजह से जो इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ब्रॉड हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि ये जो डिफ्रैक्शन का स्प्रेडिंग है वो बढ़ गया तो इंटेंसिटी का जो रीजन था वो भी बढ़ जाएगा, है ना, ऑब्वियसली बात है। इससे क्या होगा, रिजोल्यूशन जो है वो डिक्रीज होगा, मतलब जो आपको स्क्रीन पर रिजोल्यूशन देखने को मिलता है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जो वेव नेचर है लाइट उसको इंडिकेट करेगी। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो किस तरीके से पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे, तो व्हेन द स्लिट इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न, मतलब डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो लाइट हमने यूज की है अगर स्लिट की विड्थ हम उससे छोटी लेते हैं तो क्या होगा, डिफ्रैक्शन बिकम्स मोर क्लियर, एंगुलर स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, मतलब एंगुलर स्प्रेडिंग जो हो रही है लाइट की वो बढ़ जाएगी। उससे क्या होगा, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि और ज़्यादा रीजन पर इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और उससे रिजोल्यूशन डिक्रीज हो जाएगा। मतलब जो इंटेंसिटी जिस सरफेस पे जा रही थी वो थोड़ा सा फैल गई है, ज़्यादा सरफेस कवर कर रही है, ज़्यादा सरफेस तक जा रही है, तो उसका रिजोल्यूशन ऑब्वियसली बात है कि कम हो जाएगा, और ये वेव नेचर को डोमिनेट करती है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर, कि अगर हम स्लिट की विड्थ को कम लेते हैं कंपेयर टू द वेवलेंथ तो क्या इफेक्ट हमारे डिफ्रैक्शन पैटर्न पर देखने को मिलेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 102 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द मेटास्टेबल स्टेट, डिस्कस देयर रोल इन द लेजर एक्शन। तो अगर मैं बात करूं मेटास्टेबल स्टेट की, तो मेटास्टेबल स्टेट बच्चों एक वो स्टेट होती है जो हमें पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करने में हेल्प करती है। क्योंकि लेजर एक्शन की यहाँ पर बात पूछी गई है कि क्या रोल है, तो अगर पॉपुलेशन इन्वर्जन नहीं होगा तो हमें लेजर एक्शन यानी कि स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं मिल पाएगा, और स्टिमुलेटेड एमिशन अचीव करने के लिए पॉपुलेशन इन्वर्जन का होना जरूरी है, और पॉपुलेशन इन्वर्जन कराता है आपका मेटास्टेबल स्टेट, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कि मेटास्टेबल स्टेट क्या होता है। मेटास्टेबल स्टेट एक वो स्टेट होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन लॉन्ग टाइम तक स्टे करता है। जैसे अगर आप किसी दावत में जाते हैं और वहां पर बहुत सारे जो आइटम्स हैं वो लगे हुए हैं खाने के, तो आपका जो फेवरेट खाने का आइटम होगा आप उस पर ज़्यादा टाइम व्यतीत करेंगे। आपको आइसक्रीम खाने का शौक है तो आप आइसक्रीम पर ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे उस काउंटर पर, है ना। तो दैट मीन्स वैसे ही आपका मेटास्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा समय तक रुकते हैं। और अगर आपके फ्रेंड्स भी हैं, कलीग्स भी हैं, उन सबको आइसक्रीम खाने का शौक है, तो आपके साथ जो बंदे आए थे सारे, उनकी भीड़ कहाँ पर ट्रांसफर हो गई, आइसक्रीम वाले कॉर्नर पर। तो यानी कि अब वहाँ पर पॉपुलेशन का इन्वर्जन हो गया, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है लेजर एक्शन के लिए। तो लिखेंगे कैसे आप इसको, ए मेटास्टेबल स्टेज इज एन एक्साइटेड एनर्जी लेवल इन एन एटम where electron remains for a relatively long time before decaying। मतलब एनर्जी लॉस करने से पहले वो थोड़ा सा ज़्यादा समय के लिए एक एनर्जी स्टेट पर रुकते हैं जो कि ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल होता है। इन लेजर एक्शन दीज स्टेट्स आर क्रूशियल एज दे अलाउ फॉर द पॉपुलेशन इन्वर्जन। यानी कि इनका लेजर एक्शन में क्यों एक इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पॉपुलेशन इन्वर्जन को अलाउ करते हैं। आगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्यूमुलेट इन द मेटास्टेबल स्टेट क्रिएटिंग ए रिवाइवर ऑफ द एक्साइटेड एटम्स रेडी टू emit photons through the stimulated emission when the triggered, thus enabling the amplification of light necessary for the लेजर ऑपरेशन। तो आई होप आप मेटास्टेबल स्टेट को समझ गए होंगे, इसका क्या इंपॉर्टेंस है लेजर एक्शन में वो भी आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि लेजर एक्शन में आप मेटास्टेबल स्टेट की हेल्प से पॉपुलेशन का इन्वर्जन कर पाते हैं, और पॉपुलेशन इन्वर्जन होने से क्या होता है, स्टिमुलेटेड एमिशन अचीव होता है, जिससे कि ट्रिगर कर दिया जाता है या एम्पलीफाई कर दिया जाता है जो लाइट एमिट हो रही है, ठीक है, क्लियर। अगर इसको डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बताऊं तो डायग्राम में आप देख रहे होंगे यहाँ पर, अगर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पहले, यहाँ पर
ये आप देख रहे होंगे ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं उन्होंने एनर्जी को अब्जॉर्ब किया और वो एक्साइट होकर कहाँ पर पहुंचे, हायर एनर्जी लेवल पर, टॉप एनर्जी लेवल पर, वहां पर कुछ समय के लिए रुके, जिसमें आपका समय लगभग 10⁻⁸ सेकेंड तक आपका इलेक्ट्रॉन वहां पर स्टे रहता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लॉस करना स्टार्ट करेगा और एक जगह ऐसा स्टेट आएगा जिस पर आपका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा समय तक स्टे कर सकता है, वही आपका लेवल एनर्जी का कहलाएगा मेटा स्टेबल स्टेट। आप देख रहे होंगे यहाँ पर 10⁻⁷ सेकेंड रुक रहा है, यहाँ पर 10⁻³ सेकेंड के लिए रुक रहा है। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा समय यहाँ पर व्यतीत कर रहा है आपका इलेक्ट्रॉन, आपका एटम। जैसे कि आप पूरी शादी में अगर आपका फेवरेट आइसक्रीम है तो आप आइसक्रीम के कॉर्नर पर ज़्यादा समय रहेंगे जब आप खाना खा रहे हैं, है ना। तो इसी हिसाब से यहाँ पर मेटास्टेबल स्टेट पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो जाते हैं। और अब अगर आप देखें तो ग्राउंड स्टेट और इस स्टेट के बीच में पॉपुलेशन का इन्वर्जन हो गया है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स जो हैं या इलेक्ट्रॉन्स वो ज़्यादा हैं कंपेयर टू द ग्राउंड स्टेट। और जब ये नीचे आएंगे तो फिर ये नंबर ऑफ फोटोन्स एक डायरेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा एमिट करेंगे, देन वी गेट द लेज़र लाइट। ठीक है, तो ये आपको मेटास्टेबल स्टेट क्या होती है और उसका क्या रोल है लेज़र एक्शन को अचीव करने में आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की। उससे पहले आपका जो भी फेवरेट फूड हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ हटा हुआ लग रहा होगा, यानी कि पहली बार आपने ये क्वेश्चन देखा होगा। व्हाट इज द वॉर्टेक्स स्टेट इन द सुपर कंडक्टिविटी। वॉर्टेक्स स्टेट क्या होती है सुपर कंडक्टिविटी में, ये पूछा गया है। तो जनरली अगर सुपर कंडक्टर मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है, अगर हम उसकी बात करें तो जब आप उसका टेम्परेचर घटाना स्टार्ट करते हैं तो एक सिचुएशन ऐसी आती है कि वहाँ पर रजिस्टिविटी जो है उस मटेरियल की वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब इन्वेंशन जो हो रही है वो ये हो रही है कि कितने हाई से हाई टेम्परेचर पर भी आपका मटेरियल, कौन सा ऐसा मटेरियल है जो बिहेव कर सकता है एज ए सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो वॉर्टेक्स स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है, आपको इससे पहले समझना होगा मीजनर इफेक्ट को। मीजनर इफेक्ट क्या कहता है कि मीजनर इफेक्ट ये कहता है कि एक स्टेट ऐसी आएगी अगर हम सुपर कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखते हैं तो वहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो, अगर ये सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, तो ये लाइंस इसके सरफेस से ऐसे होकर निकल जाए। ठीक है, ये मीजनर इफेक्ट होता है। ठीक, अब मीजनर इफेक्ट तो ये हो गया, लेकिन एक सिचुएशन सुपर कंडक्टर में ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी होती है कि आपका, अगर आपने सुपर कंडक्टर को सेम सिचुएशंस में अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के अंदर रख दिया तो तब भी इसमें से कुछ लाइंस क्या होती हैं, पास हो जाती हैं अंदर से, और कुछ लाइंस इस तरीके से सरफेस से बाहर चली जाती हैं। तो यही सिचुएशन, यही स्टेट जो है वर्टेक्स स्टेट कहलाती है। मतलब कुछ एक कोर डायमीटर्स की तरह यहाँ पर इसमें अंदर क्रिएट हो जाता है, जो कि अलाउ कर देता है मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को इसके अंदर से निकलने में। वही आपकी वॉर्टेक्स स्टेट कहलाती है सुपर कंडक्टर में। लिखेंगे कैसे, ए वॉर्टेक्स स्टेट इन द सुपर कंडक्टिविटी अकर्स व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स पेनिट्रेट ए टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर इन क्वांटाइज्ड ट्यूब कॉल्ड द वॉर्टाइसिस। मतलब वॉर्टेक्स स्टेट सुपर कंडक्टिविटी में वो स्टेट है टाइप सेकंड सुपर कंडक्टर में जो कि आपका पेनिट्रेट कर देती हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस और वो उससे बाहर निकल जाती हैं, जिनको हम क्वांटाइज ट्यूब की तरह कह सकते हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं वर्टाइस। ठीक है, दीज वर्टाइस कंटेन नॉर्मल कोर्स, मतलब इस तरीके से कोर की फॉर्म में ऐसे, सराउंडेड बाय द सुपर करंट्स allowing the material to maintain superconductivity while partially admitting मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि पार्सली कुछ अमाउंट जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो उससे बाहर निकल जाता है। और ये लगभग अगर मैं बात करूं तो 200 नैनोमीटर 300 नैनोमीटर इतनी रेंज इसके डायमीटर की रहती है, जो ये कोर्स यहाँ पर कंटेन होती हैं, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस पास हो जाती हैं सुपर कंडक्टर के अंदर से भी। ठीक है, अगर डायग्राम की हेल्प से हम देखें तो ये नॉर्मल कंडीशन है। पहले डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो दिस इज द नॉर्मल फेस,
जब आपका मटेरियल नॉर्मल है, ठीक है। अब जब आपने इस टेम्परेचर को इस मटेरियल के क्रिटिकल टेम्परेचर से ब्लो कर दिया है, देन इट बिकम्स द सुपर कंडक्टर, है ना। ये सुपर कंडक्टर बन चुका है। और सुपर कंडक्टर में मीजनर इफेक्ट मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके पास लेकर आते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे बाहर निकल जाती हैं। लेकिन वर्टेक्स फेज में देखिए कंडीशन आपकी वही है जो मीजनर इफेक्ट में थी, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है कि यहाँ पर कुछ कोर्स की तरह की फॉर्म में वर्टाइस बन जाते हैं जो कि अलाउ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इससे निकलने के लिए, ठीक है, यानी कि इसके सरफेस से निकलने के लिए अलाउ कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स स्टेट, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वर्टेक्स स्टेट आपसे पूछी जाती है सुपर कंडक्टिविटी की फॉर्म में तो आप उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है, कलर चेंज हो जाओ भाई। What do you mean by the scattering loss in the optical fiber? Scattering loss optical fiber में क्या होते हैं वो हमें समझना है। अगर scattering वर्ड आपको पता है तो आपको ऑप्टिकल फाइबर में क्या होते हैं स्कैटरिंग लॉस वो आपको अच्छे से क्लियर होंगे। स्कैटरिंग मीन्स होता है बिखरना, ठीक है। मतलब जैसे शीशे का टुकड़ा है, अगर वो किसी मटेरियल पर टकराता है तो वो टूट के बिखर जाता है। तो वैसे ही आपका जब लाइट ऑप्टिकल फाइबर में ट्रेवल कर रही है और वहां पर कुछ पार्टिकल ड्यू टू फैब्रिकेशन रह जाते हैं, एक्स्ट्रा पार्टिकल्स, तो जब उनसे टकराएगी आपकी लाइट, है ना, तो वो क्या हो जाएगी, टूट के बिखर जाएगी हर एक डायरेक्शन में। जैसे ये मान लिया हमारा कोर है, ये बाहर से क्लैडिंग लगा हुआ है, इसमें आपका लाइट ट्रेवल कर रहा है ऐसे, है ना, और ड्यूरिंग द फैब्रिकेशन कोई पार्टिकल यहाँ पर रह जाता है ना। तो अब जैसे ही इससे लाइट टकराएगी तो वो क्या होगी, वो बिखर जाएगी इस तरीके से लाइट टकरा के। तो दिस इज कॉल्ड द स्कैटरिंग। और जब ये बिखरी है तो इसकी जो एनर्जी थी वो भी लॉस हो गई है, मतलब ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी हर एक पार्ट में डिवाइड हुई है, तो एनर्जी का लॉस हुआ, तो दैट मीन्स इट बिकम्स द स्कैटरिंग लॉस, ठीक है। ये होता है स्कैटरिंग लॉस ऑप्टिकल फाइबर में। क्या लिखेंगे आप इसमें, स्कैटरिंग लॉस इन ऑप्टिकल फाइबर रेफर्स टू द reducing in the light intensity due to microscopic variations in the fiber material density and the composition। मतलब जब हम उसको फैब्रिकेट कर रहे हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजह से आपका, जब आप उसको फैब्रिकेट कर रहे थे उनके कंपोजिशन की वजह से जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी उन पार्टिकल से टकराकर रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो वो जो डिक्रीज या रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट हुआ है दैट्स कॉल्ड द स्कैटरिंग लॉस। दीज इम्प्रेफेशंस कॉज लाइट टू डेविएट फ्रॉम इट्स इंटेंडेड पाथ। जिस पाथ में आपकी लाइट जा रही थी उससे उसको डेविएट कर देती है, रिजल्टिंग इन द सिग्नल एटेन्यूएशन एंड रिड्यूस ट्रांसमिशन एफिशिएंसी ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस। यानी कि इस टाइप के लॉस को हम एटेन्यूएशन लॉस में बोलते हैं। और एटेन्यूएशन लॉस क्या होता है कि जो इनपुट पावर आपने दी थी लाइट की, आउटपुट पर जो लाइट आपको मिली है वो क्या होती है, कम होती है, कहीं ना कहीं पावर का लॉस हो जाता है, दैट्स कॉल्ड द एटेन्यूएशन। और ये क्या करता है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस हमारा टारगेट है कम्युनिकेशन का ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आई होप स्कैटरिंग लॉस क्या होता है, एटेन्यूएशन लॉस क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर में, वो आपको समझ में आया होगा, और क्या इफेक्ट इसका कम्युनिकेशन में पड़ता है ऑप्टिकल फाइबर के, ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले डायग्राम जो मैंने ऊपर बताया उसी तरीके का डायग्राम यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि ऑप्टिकल फाइबर के कोर में लाइट आपकी ट्रेवल कर रही है, यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स थे और जैसे ही लाइट इससे टकराई तो आपकी लाइट क्या है, बिखर गई है चारों तरफ। ऐसे ये कोई पार्टिकल था यहाँ पर, इससे लाइट टकरा के बिखर गई है, अदरवाइज जो लाइट इनसे नहीं टकराई वो सीधी ऐसे ही कंटिन्यूसली चल रही है। तो इससे क्या हुआ, आपकी लाइट की इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई। अब जब रिसीविंग पर आप रिसीव करेंगे तो वो जो पावर है आउटपुट लाइट की वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एज कंपेयर टू द इनपुट पावर, ठीक है। तो ये आपका स्कैटरिंग लॉस कहलाएगा। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पर्दा गिराते हैं और क्वेश्चन नंबर 105 हमारे सामने आता है, एक्सप्लेन द क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट इन द नैनो मटेरियल्स। नैनो मटेरियल्स में क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट क्या होता है, ये चीज़ यहाँ पर समझानी है
तो अगर आप नैनो मटेरियल्स की बात करें तो नैनो मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनको आप नैनो स्केल पर डिज़ाइन करते हैं, है ना। तो क्वांटम कन्फाइंड की अगर हम बात करें तो जब पार्टिकल साइज का जो अप्रोच है वो डी ब्रोगली वेवलेंथ के अप्रोक्सीमेटली इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में अगर हो जाता है देन यू कैन द क्वांटम कन्फाइनमेंट, आप उसको इफेक्ट को बोलेंगे। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, क्वांटम कन्फाइनमेंट in nanomaterials occurs when particle size approaches the electrons de Broglie wavelength, मतलब पार्टिकल का जो साइज है वो अप्रोच कर जाता है इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ तक, देन दैट इफेक्ट इज कॉल्ड द क्वांटम कन्फाइनमेंट इन नैनो मटेरियल्स, है ना। दिस, और इससे इफेक्ट क्या होगा, दिस रेस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, जो कि इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करेगा, लीडिंग टू द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स एंड साइज डिपेंड ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज अनलाइक बल्क मटेरियल्स। ठीक है, तो ये आपका क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट हो जाता है नैनो मटेरियल में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सीधी सी लैंग्वेज में अगर हम कहें तो जब आपके पार्टिकल का साइज जो है, मतलब जो आप नैनो मटेरियल बना रहे हैं उसका साइज अप्रोच कर जाता है इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ जो कि डी ब्रोगली वेवलेंथ है, देन आपका क्वांटम कन्फाइनमेंट इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है और ये रेस्ट्रिक्ट करता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 105 ढेर हो गया है। अब 106 पर हम बात करते हैं। 106 कह रहा है डिफाइन द स्किन डेप्थ फॉर द गुड कंडक्टर्स। स्किन डेप्थ को हमें बताना है। तो स्किन डेप्थ एक्चुअल में होता क्या है, स्किन डेप्थ होता है कि कोई भी मटेरियल है हमारे पास, कंडक्टर है, उसमें कितने अंदर तक पेनिट्रेट कर पा रहे हैं, उसकी डेप्थ को हम पेनिट्रेट कर पा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड द स्किन डेप्थ। और वो जो पेनिट्रेशन हम कर रहे हैं वो एम्पलीट्यूड जो है वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जो कि पेनिट्रेट कर रही है किसी सरफेस को, वो 1/e फैक्टर के साथ डिक्रीज होता चला जाता है उसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे कैसे, स्किन डेप्थ इन गुड कंडक्टर इज द डिस्टेंस एट विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज टू 1/e ऑफ इट्स सरफेस वैल्यू। मतलब जैसे जैसे वो पेनिट्रेट करेगा कंडक्टर को, कंडक्टर के सरफेस को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो वैसे ही 1/e टाइम ऑफ वैल्यूज डिक्रीज होता चला जाएगा जो वैल्यूज की सरफेस पर थी उससे। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ करंट फ्लो डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड कंडक्टिविटी। मतलब जो ये इफेक्टिव डेप्थ है करंट फ्लो की वो डिक्रीज होती है अगर फ्रीक्वेंसी और कंडक्टिविटी बढ़ती है तो। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा स्किन डेप्थ क्या होता है। और 4 गुड कंडक्टर हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, कंडक्टिविटी बढ़ाएंगे तो जो इफेक्टिव डेप्थ है वो क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 पर हमने पर्दा डाला और 107 से हम पर्दा उठाते हैं। तो 107 क्या कह रहा है, राइट फॉर्मूला फॉर रेडिएशन प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो फॉर्मूला हमें लिखना है कि क्या प्रेशर का फॉर्मूला है जो एक्सर्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर। ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको थोड़ा सा, जैसे जैसे हम करंट सिनेरियो वाले क्वेश्चंस पर आ रहे हैं तो लेवल कहीं ना कहीं क्वेश्चंस का बढ़ रहा है। तो आपको अपने माइंड को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए हमें नहीं छोड़ के आना है, तैयारी इस लेवल की करनी है। और इस चीज़ को ही ध्यान में रखते हुए ये श्रृंखला मैं लेकर आया था, क्योंकि सेक्शन ए कम समय में अच्छे मार्क्स आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखने पर प्रोवाइड कराता है। लिखने को तो आप पूरा डेरिवेशन भी कर दोगे तो नंबर तो 2 ही मिलेंगे, और बच्चे करते भी हैं और समय बर्बाद होता है उनका, फिर कहते हैं पेपर बहुत लेंथी था और छूट गया, क्योंकि वो टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाते। इसलिए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में जितना पूछा गया है आप उतना ही वहां पर आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। फॉर्मूला जनरली होता है P = I/IC, जहां पर P आपका मैं बता देता हूं आपको। द फॉर्मूला फॉर द रेडिएशन प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज P = I/C। ठीक है, जो P है यहाँ पर रेडिएशन प्रेशर होता है, I जो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट की फॉर्म में आ रही है उसकी क्या इंटेंसिटी है, और C जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम। तो ये आपका प्रेशर
जो रेडिएशन का होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो यहाँ पर आपको देखने को मिला है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन अगर मैं बोलूँ आपको, तो ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये फॉर्मूला जनरली डिस्क्राइब कर रहा है प्रेशर कितना एक्सर्ट हो रहा है बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑन ए पर्टिकुलर सरफेस। किसी एक पर्टिकुलर सरफेस पर कितना प्रेशराइज कर रही हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसकी यहाँ पर बात की गई है। तो दैट मीन्स दिस फॉर्मूला describe the pressure exerted by the electromagnetic wave on a surface, किसी एक पर्टिकुलर सरफेस पर। when electromagnetic waves like light की बात अगर हम करें, hit a surface, किसी एक सरफेस पर टकराती हैं, they transfer momentum resulting in a force, वो जो ट्रांसफर करती है मोमेंटम वो एक फोर्स की फॉर्म में करती है, और द प्रेशर इज द फोर्स पर यूनिट एरिया, और वो जो प्रेशर होता है वो फोर्स की फॉर्म में पर यूनिट एरिया की तरह, मतलब वहां पर फोर्स लगता है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा 107 क्वेश्चन भी किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 107 भी ढेर। अब हम बात करते हैं नए क्वेश्चन नंबर 108 की। 108 क्या कहता है, रिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। मैटर वेव की जो वेवलेंथ होती है उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला हमें ड्राइव करके दिखाना है। तो जनरली अगर हम बात करें तो वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी होता है। पी यहाँ पर होता है मोमेंटम, एम वी, तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख दूँ तो एच अपॉन एम बी हो जाएगा। बस इतना ही 3-4 स्टेप्स विद थ्योरी आपको यहाँ पर लिख कर दिखाने हैं, और कुछ ज़्यादा यहाँ पर नहीं लिखना है, क्योंकि 2 नंबर हैं। 2 नंबर के लिए आप हर फॉर्म में वेवलेंथ का फॉर्मूला ड्राइव नहीं करके दिखा सकते हैं, जो कि हम पूरा डेरिवेशन एक पर्टिकुलर वीडियो में कर चुके हैं अपना, वो पूरा आपको नहीं करके दिखाना है ना। तो चलिए किस तरीके से आप दिखाएंगे। Here briefly derivation of the expression for the wavelength of the matter wave। जैसे we know that डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी होता है। ठीक है, और वी ऑल्सो नोट दैट कि मोमेंटम जो है किसी भी पार्टिकल का जिसके पास मास है और वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो पी इक्वल्स टू एम बी हो जाएगा। और जब ये वैल्यू उठाकर हम यहाँ पर पुट करेंगे, देन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ द मोमेंटम, देन वी गेट लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी। तो इस तरीके से बस इतनी चीज़ें आपको लिख कर दिखानी है, बस ये 2 मार्क्स के लिए इनफ है। देयरफॉर द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव इज लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी। यहाँ पर एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इससे ज़्यादा बकवास क्वेश्चन में नहीं लिखनी है। नंबर आपको 2 ही मिलेंगे, वो केवल और केवल आपके टाइम मैनेजमेंट को बताता है कि आपने टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं किया है। ठीक है, तो 108 क्वेश्चन भी ढेर हो गया है। अब 109 क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। 109 क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द वेव फंक्शन। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होते हैं वेव फंक्शन के, ये पूछ लिए गए हैं। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के साथ भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें तो जनरली क्या है कि ये क्वांटम स्टेट्स ऑफ पार्टिकल को मेनली डिस्क्राइब करता है ना, जो वेव फंक्शन होता है, जिससे हम उसकी पोजीशन बता सकते हैं, उसका मोमेंटम हम स्पेस में टाइम के रेस्पेक्ट में बता सकते हैं ना। तो द वेव फंक्शन इन द क्वांटम मैकेनिक्स डिस्क्राइब द क्वांटम स्टेट ऑफ ए पार्टिकल। यानी कि वेव फंक्शन जो है क्वांटम मैकेनिक्स में क्वांटम स्टेट ऑफ पार्टिकल को डिस्क्राइब करता है। इट्स स्क्वायर मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट ए स्पेसिफिक पोजिशन एंड द टाइम। और अगर हम वेव फंक्शन का स्क्वायर कर देते हैं, जो कि हमें मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कराएगा, तो वो क्या होता है, वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को बताता है कि कोई भी पार्टिकल किसी स्पेसिफिक पोजीशन या टाइम पर कहां पर मिल सकता है। सॉरी, इट एनकोड ऑल द मेजरेबल इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल्स बिहेवियर इन द गिवन सिस्टम, है ना। वो सारी मेजरेबल इंफॉर्मेशन कंटेन करके चलता है आपका वेव फंक्शन किसी भी पार्टिकल की। क्लियर हुआ। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस का आपको पता चल गया वेव फंक्शन का क्या होता है। चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 109 भी उड़ गया है। अब 110 पर हम बात करते हैं कि व्हाई न्यूटन रिंग आर सर्कुलर। न्यूटन रिंग सर्कुलर क्यों होती हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो जनरली अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो आपका न्यूटन रिंग में होता है। सेटअप, ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक प्लेन ग्लास प्लेट पर रखा होता है। अब आप देख रहे होंगे दोनों तरफ जो विड्थ है बिटवीन द
प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस एंड द प्लेन ग्लास प्लेट वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे आपकी थिकनेस है दोनों प्लेट्स के बीच में वो बढ़ेगी, देन यू मेजर इंटरफेरेंस पैटर्न, और सेंटर पर आपका जीरो है तो इट मीन्स इधर भी आपको पैटर्न देखने को मिलेगा और इधर भी आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। तो ये आपका सर्कुलर फॉर्म में इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई यू कैन से दैट कि न्यूटन्स रिंग नाम इनको दे दिया जाता है। रिंग की फॉर्म में ये होती हैं क्योंकि ये सर्कुलर होती हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे आप इसको, न्यूटन्स रिंग्स आर सर्कुलर ड्यू टू द स्फेरिकल कर्वेचर ऑफ द लेंस यूज्ड इन द सेटअप। यानी कि सेटअप में जो हम लेंस यूज कर रहे हैं प्लेनो कॉन्वेक्स, उसमें कर्व की फॉर्म में आपकी थिकनेस का वेरिएशन हो रहा है बिटवीन द प्लेन ग्लास प्लेट एंड द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। द इंटरफेरेंस अकर्स बिटवीन द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फ्लैट सरफेस and the curved lens surface. Equal thickness contours of the air gap naturally from concentric circle creating the circular fringes. मतलब जैसे जैसे थिकनेस जो बढ़ रही है वो कर्व की फॉर्म में बढ़ रही है और उस वजह से आपका जो इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलता है वो सर्कुलर फ्रिंजेस की फॉर्म में देखने को मिलता है। इसीलिए न्यूटन्स रिंग सर्कुलर फॉर्म में होती हैं। अगर मैं सेटअप यहाँ पर दिखाऊं आपको तो ये आपका सेटअप रहता है न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट का। यहाँ पर आपका ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है, ये प्लेन ग्लास प्लेट है, और अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर जो थिकनेस है ये कैसे बढ़ रही है, सर्कुलर फॉर्म में, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, और जब ये इस तरीके से बढ़ रही है तो यहाँ पर जो इंटरफेरेंस पैटर्न मेजर होगा वो किस फॉर्म में होगा, सर्कुलर फॉर्म में, लाइक दैट, रिंग की फॉर्म में। तो इसलिए आपको पैटर्न जो है वो सर्कुलर फॉर्म में देखने को मिलता है। ये पूरा सेटअप है, इधर से लाइट सोर्स से लाइट आएगी, लेंस उसको फोकस करके भेजेगा, आगे आपकी एक प्लेट लगी हुई है, ग्लास प्लेट, जो कि 45 डिग्री एंगल पर रखी हुई है, जिसका मेन उद्देश्य है जैसे ही इस पर जो भी लाइट टकराए वो सीधी पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पर चली जाए, नीचे जो सेटअप रखा हुआ है, और ऊपर माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप इस तरीके का यहाँ पर पैटर्न देखते हैं। तो क्लियर हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 110 भी आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन था और ये भी एरोप्लेन बनकर उड़ गया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये सेशन कैसा लगा उसके लिए आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में वीडियो के जरूर लिखें। कोई भी समस्या है, कोई भी सजेशन है, बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पे किसी भी वीडियो में अगर आपको लगता है कि कोई मिस्टेक हो गई है कैलकुलेशन में या कोई चीज़ गलत लिखी गई है तो प्लीज़ आप उसको मेंशन कमेंट में ज़रूर कर दें, जिससे कि आगे फर्दर अगर कोई बच्चा पढ़ता है, उस वीडियो की हेल्प लेता है, तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि गलत चीज़ें याद करने से अच्छा है कि आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर दें और किसी अन्य बच्चे की आप हेल्प कर सकें। तो प्लीज़ आप अगर कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर किसी भी टॉपिक को पढ़ाते हुए कोई गलत चीज़ लिख दी गई है तो आप उसको टाइम के साथ, सपोज अगर किसी वीडियो में आप कोई डेरिवेशन देख रहे हैं और कहीं पर माइनस या प्लस या फिर कहीं पर स्क्वायर करने में प्रॉब्लम हो गई है तो आप उसका टाइम डालिए, जैसे 30:02 कि वो मतलब 30 मिनट 2 सेकंड पर वो वीडियो और उसमें ये प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ इस तरीके से आप ज़रूर मेंशन कर दें, क्योंकि प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं, वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए पढ़ाते हुए नहीं ध्यान रहता है ना। तो ज़रूर आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, क्योंकि अब समय एग्ज़ाम का पास आता जा रहा है, समय हमारे पास कम है, तैयारी को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कॉलेज मेट्स के साथ, अदर कॉलेज में भी अगर आपका कोई जानने वाला फ्रेंड पढ़ता है, मतलब वीडियो को वहाँ पर शेयर करना है जहाँ पर बेनिफिट हो, जो बच्चा उसका बेनिफिट ले सके। अदरवाइज ऐसे ही नहीं कि शेयर कर रहे हैं। और उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने सोशल अकाउंट पर, जितने भी आपके सोशल अकाउंट्स हैं, उस पर वीडियो को शेयर कर दीजिए। वहाँ पर जिसको बेनिफिट होगा वो वहाँ से उसको पिक करके बेनिफिट ले सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपको फिजिक्स के कंप्लीट 5 यूनिट के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, आपको सारी जानकारी वहाँ पर दे दी जाएगी। मात्र 49 रुपीज़ में आपको 5 यूनिट प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, 5 यूनिट के नोट्स आपको वहाँ पर हैंड रिटन फॉर्म में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है,
जिससे कि आप तैयारी करते समय ये ना लगे आपको कि हमें नोट्स भी बनाने हैं। सारे नोट्स बहुत ईजी लैंग्वेज में विद रियल लाइफ एग्जाम्पल मैंने प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। जिन बच्चों ने खरीदे हैं बहुत अच्छा फीडबैक है। ज़रूर आप 49 रुपीज़ में वो खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं इस श्रृंखला की लास्ट सीरीज यानी कि भाग नंबर 11 में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।